आज सोशल मीडिया पर एक ही फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, अल्फा। किसी के लिए ये एक बड़े बैनर की बड़ी एम्बिशियस स्पाई फिल्म है, हैप्पी बर्थडे। और किसी के लिए ये YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर कड़ी। कमजोर या स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसे सिर्फ एक खराब फिल्म ही नहीं बल्कि एक खतरनाक नैरेटिव मान रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग सा प्लॉट है। स्टोरी लाइन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एवरेज है। फिल्म बहुत ही बकवास। थिएटर पूरा खाली था। आखिर ऐसा क्या है अल्फा में कि रिलीज के कुछ ही समय बाद इसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? आदि चोपड़ा का कहना यह है कि इंडियन आर्मी का सिस्टम इतना घटिया है, इंडियन आर्मी इतनी करप्ट है कि एक पाकिस्तानी एजेंट आकर इंडिया की आर्मी में भर्ती हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर ये उस सोच का प्रतीक है जो वर्षों से बॉलीवुड के एक हिस्से में दिखाई देती रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता ने भारतीय दर्शकों की सोच बदल दी है? ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। फिल्म के केंद्र में है अल्फा प्रोग्राम। कहानी के अनुसार कारगिल युद्ध के बाद एक गुप्त कार्यक्रम बनाया जाता है जिसे भारतीय सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी संचालित करता है। अल्फा मतलब सीक्रेट प्रोग्राम है। शुरुआत में ये देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक अत्यंत गोपनीय योजना दिखाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये संकेत दिया जाता है कि इसी सिस्टम के भीतर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कानून से ऊपर हैं और जिनके फैसलों की वजह से देश की सुरक्षा स्वयं खतरे में पड़ जाती है। इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। इतना ही नहीं, फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि एक पाकिस्तानी एजेंट वर्षों तक भारत में सक्रिय रहता है और रॉ जैसी एजेंसी को उसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चलता। यहीं से विवाद शुरू होता है। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। हमें ये मत बताइए कि ये तो सिर्फ फिक्शन है। हर कहानी एक चॉइस से बनती है और हर चॉइस का एक मतलब होता है। इसीलिए जब आप बार बार एक के बाद एक फिल्म में भारत की अपनी एजेंसियों को कंफ्यूज्ड, कमजोर और अंदर से खोखला दिखाते हैं तो ये सिर्फ ड्रामा नहीं रह जाता, ये एक तस्वीर बन जाती है। और ये तस्वीर धीरे धीरे लोगों के मन में बैठ जाती है, चाहे वो सच हो या ना हो। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। स्पाई फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, वे लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर सोच भी बनाती हैं। इसीलिए ये कहना ये तो सिर्फ एक कहानी है शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग वही देखते हैं जो उन्हें बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के लगभग हर बड़े देश की स्पाई फिल्मों में उनकी एजेंसियों को अंततः सक्षम, प्रभावशाली और राष्ट्र हित के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वहां भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को अक्षम साबित करना शायद ही कभी कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि अल्फा को लेकर उठे सवाल सिर्फ कहानी पर नहीं है बल्कि उसके दृष्टिकोण पर है, उसके उद्देश्य पर है। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई। यह अकेला मामला नहीं है। YRF ने बरसों तक भारत पाकिस्तान संबंधों को एक बराबरी के चश्मे में दिखाया है। वीर ज़ारा में सीमा के दोनों तरफ सिर्फ मोहब्बत दिखाई गई। मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़ारा के लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है। किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, हमेशा हंसती है। हम इसे मोहब्बत कहें तो मोहब्बत से। फिल्म का संदेश इंसानियत और प्रेम था। उस समय दर्शकों ने उसे स्वीकार भी किया। फिर आई एक था टाइगर, जहाँ रॉ का एजेंट ISI एजेंट से प्रेम करता है। How will he feel जब एक दिन उसे पता चलेगा कि उसके माँ बाप तो भागे हुए एजेंट्स हैं जो अपनी ड्यूटी और देश को पीछे छोड़ के आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बाद में टाइगर जिंदा है। इसमें तो दोनों देशों की एजेंसियां एक साझा दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती हैं। हमारा ये मिशन अब सिर्फ उन नर्सेस को बचाने के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वी स्टैंड फॉर पीस। जैसे दोनों तरफ की नीयत और सोच लगभग एक जैसी हो। क्या जावेद, वो फहरा दे अपना भी झंडा।
पठान और स्पाई यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों में भी कई बार व्यक्तिगत रिश्ते, भावनाएं और नैतिक उलझने राष्ट्रीय संघर्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। हमें ये सिर्फ संयोग नहीं लगता, ये एक बड़े पैटर्न है और यह पैटर्न दशकों से चले आ रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि फिल्मों में शांति की बात क्यों की जाती है, समस्या ये है जब वास्तविक जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां बिल्कुल अलग हों, तब भी अगर कहानियां उसी पुराने दृष्टिकोण से लिखी जाएं, तो दर्शक उनसे जुड़ नहीं पाते। आज का भारत वो भारत नहीं है जो 20 साल पहले था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी है, हमने आर्टिकल 370 हत्या देखा है, हमने पुलवामा जैसी घटनाएं देखी हैं और अपने जवानों को सीमा पर वीर गति को प्राप्त होते देखा है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को बदलते देखा है। और ऐसे समय में जब देश का सामूहिक अनुभव बदल चुका है, तब अगर एक बड़ा स्टूडियो अपनी ही फिल्म में अपनी सेना और अपनी एजेंसियों को कमजोर, भ्रमित और असफल दिखाने का चुनाव करता है, तो हम इसे सिर्फ क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मानते, हम इसे कर्तव्य विमुखता और दायित्वहीनता मानते हैं। फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। इस विवाद को और हवा तब मिली जब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होने लगे जिनमें दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में इस फिल्म की सराहना की जा रही है और इसे धुरंधर का जवाब बताया जा रहा है। इन दावों की पुष्टि अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि इन वायरल पोस्ट ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। आज मैंने पाकिस्तानी धुरंधर देखी, YRF यूनिवर्स की एक मूवी जिसने दिमाग का दही कर दिया। देखते देखते मेरे सिर में दर्द हो गया। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो भारत में विवाद पैदा कर रही है और पाकिस्तान में प्रशंसा का कारण बन रही है। तो भाई अल्फा के मेकर्स को हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पे वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान और इकरा अजीज दोनों ने स्टोरी लगाई हुई है कि फिल्म धुरंधर का जवाब है पाकिस्तानियों की तरफ से। इसी वजह से अल्फा की चर्चा सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रही, ये बॉलीवुड की सोच, उसके नैरेटिव और उसकी प्राथमिकताओं पर बहस में बदल गई और दर्शकों ने भी अपनी राय साफ कर दी। नंबर झूठ नहीं बोलते। अल्फा ने अपने पहले दिन लगभग 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग की। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म को IMDb पर सिर्फ 2.7 की रेटिंग मिली है। ये दर्शाता है कि लोग अब केवल बड़े सितारों, विदेशी लोकेशनों और महंगे एक्शन सीक्वेंस से प्रभावित नहीं होते। वे कहानी के दृष्टिकोण को भी देखते हैं, उसके उद्देश्य को भी। वे ये भी पूछते हैं कि ये फिल्म आखिर किसके साथ खड़ी है। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था। अब तुलना कीजिए धुरंधर से। उस फिल्म ने कोई काल्पनिक दुश्मन नहीं गढ़ा, उसने सीधे उन नेटवर्क्स, आतंकवादी संरचनाओं और सीमा पार मौजूद खतरों को कहानी का हिस्सा बनाया जिसका वास्तविक दुनिया में भारत सामना करता रहा है। उसके नायक किसी सुपर हीरो की तरह नहीं, सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है, बल्कि प्रशिक्षित, अनुशासित और राष्ट्र हित के लिए जोखिम उठाने वाले अधिकारी दिखाए गए। डर तो उन्हें लगता है जिनका वक्त खत्म होने वाला हो। मेरा तो दौर शुरू होने वाला है। वहाँ कोई अपोलोजेटिक टोन नहीं थी। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। कोई ये दिखाने की कोशिश नहीं थी कि हर पक्ष बराबर है, कोई कृत्रिम नैतिक संतुलन बनाने की मजबूरी नहीं थी। जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। शायद यही वजह थी कि धुरंधर ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उसने लोगों का भरोसा भी कमाया। उसने दर्शकों को ये विश्वास दिलाया कि देशभक्ति और अच्छी कहानी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और शायद यही वह चीज है जो अल्फा खो बैठी। जब आप देशभक्ति दिखाने से बचते हैं, ये सोचकर कि बैलेंस्ड या आर्टिस्टिक दिखना है, तभी आप एक स्टैंड ले रहे होते हैं, चाहे आप माने या न माने। न्यूट्रल रहना भी एक चॉइस है और उस चॉइस का भी एक मतलब निकलता है। हमें ये समझ नहीं आता कि इतने वर्षों बाद इतने बड़े स्टूडियो को ये बात समझने में इतना समय क्यों लग रहा है कि दर्शक अब बदल चुके हैं। हमारा मानना स्पष्ट है, अल्फा का फ्लॉप होना
कोई संयोग नहीं है, ये सिर्फ एक कमजोर स्क्रिप्ट का नतीजा भी नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो वर्षों से चली आ रही थी और जिसे अब दर्शकों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बॉक्स ऑफिस ने शायद पहली बार इतना स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत का दर्शक बदल चुका है, और शायद यही अल्फा और धुरंधर के बीच सबसे बड़ा अंतर है। ये है महाभारत।